उसके बाद आपको हर वीक में एक मॉक टेस्ट लगाना है। करते हैं कि लीगल रीजनिंग में अगर आपको सबके शॉर्ट कॉन्स्टिट्यूशन से ही आने वाले हैं, अलावा स्ट्रक्चर्ड यहाँ पर 45 डेज का जो मैं प्लान हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का लॉ एंट्रेंस बैरर 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं दीक्षा पांडे और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 45 डेज मास्टर प्लान की, जो कि अगर आपने फॉलो कर लिया तो PULLB 3 ईयर एग्जामिनेशन बहुत इजीली क्रैक कर पाएंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करेंगे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जाम डेट कब है। 28 जून 2026 को आपका ये एग्जाम होने वाला है, यानी आज से एग्जैक्टली आपके पास 45 डेज बचे हैं। और अब इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, किस तरीके से प्लानिंग करनी पड़ेगी जिससे आप बहुत इजीली इस एग्जाम को क्रैक कर पाए। चलिए लीगल रीजनिंग के ऊपर मास्टर करने की बात करते हैं कि लीगल रीजनिंग में अगर आपको सबसे ज्यादा मार्क्स लेकर आने हैं तो आपको क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए। देखिए, इसमें 3 सब्जेक्ट्स आते हैं, जिसके अंदर सबसे जो बड़ा सब्जेक्ट है वो लीगल रीजनिंग का ही है, जिसमें 40 क्वेश्चन आते हैं। टोटल 100 मार्क्स का पेपर है, जिसमें 40 क्वेश्चन यानी कि ऑलमोस्ट 45% जो पेपर है वो लीगल रीजनिंग से ही आता है। तो लीगल रीजनिंग को मास्टर करने के लिए और उसमें मैक्सिमम नंबर गेन करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए एग्जाम हो रहा है और अब आपके पास जो टाइम है वो 45 डेज का बचा हुआ है। 40 MCQs को टारगेट करने के लिए आपको क्या पढ़ना है और 28 जून को आपका एग्जाम है। तो आपको यहाँ पर इन सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस करना है। सबसे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसपे से आपको 50 क्वेश्चंस देखने को मिले, 50% क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अगर टोटल 40 क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, तो आप ये मान के चलो कि 20 क्वेश्चंस तो आपके शॉर्ट कॉन्स्टिट्यूशन से ही आने वाले हैं, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत बड़ा वेटेज यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को आपको बहुत अच्छे से कवर करके जाना है, डीप एनालिसिस करके जाना है। उसके बाद हम लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स पर आते हैं, जो कि लगभग 12% पेपर का वेटेज कवर करता है। लॉ ऑफ टॉर्ट्स में 15% आता है, क्रिमिनल लॉ से 15% आता है और इंटरनेशनल लॉ से 8% आता है। ये रफ आइडिया मैंने आपको बताया है, यानी कि इस वेटेज से आपको ये पता चल जाएगा कि आपको सबसे ज्यादा फोकस किसके ऊपर करना है। फिर अगर हम बात करें सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन की, तो भी मैं आपको बताने वाली हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन में, लॉ ऑफ टॉर्ट्स में, लॉ ऑफ क्राइम्स में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है। उससे पहले गाइस, 45 डेज क्या इनफ हैं? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है बच्चों का। तो 45 डेज को अगर आपने अच्छे से यूटिलाइज कर लिया ना और कुछ चीजें आपने प्रैक्टिस कर ली, तो शॉर्ट आपका बहुत अच्छा पेपर जाएगा। सबसे पहली चीज तो है कि ये इसका जो सिलेबस है वो काफी फोकस्ड है। बहुत ज्यादा आपको इसमें सरप्राइजिंग एलिमेंट देखने को नहीं मिलते हैं। अगर आपने PYQs को सॉल्व कर लिया है तो आपको एक रफ आइडिया लग चुका होगा कि इस एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, मल्टीपल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। आपसे 1 लाइनर में वो क्वेश्चन करते हैं, 5-4 ऑप्शन दे देते हैं, उनमें से आपको एक ऑप्शन मार्क करना होता है। तो बहुत ज्यादा लेंदी पेपर नहीं होगा, इजी पेपर आएगा, लेकिन आपको थोड़ा सा फोकस करना है अपने कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के ऊपर। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, आपको फैक्ट्स याद नहीं है, तो ये एग्जाम थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है आपके लिए। तो आपको फोकस करना है अपने फैक्ट्स के ऊपर। कॉन्स्टिट्यूशन के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं और बाकी जितने भी हमारे लॉज हैं, सब्जेक्ट्स हैं, उनके जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो आपको मेमोराइज करने पड़ेंगे, क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड टेस्ट है। इसके अंदर आपका लॉजिक और रीजनिंग पार्ट बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता है। ये मेमोरी बेस्ड पेपर है जिसमें आपकी मेमोरी टेस्ट की जाती है। तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ साथ आपको स्मार्ट रीडिंग करनी पड़ेगी, ताकि आप चीजों को मेमोराइज कर सकें। और मेमोराइज आप तब कर पाएंगे जब आप बार बार उसे रिवाइज करेंगे। तो रिवीजन इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा अगर आपको ये एग्जाम क्रैक करना है तो। उसके अलावा स्ट्रक्चर्ड यहाँ पर 45 डेज का जो मैं प्लान बताऊंगी, अगर आपने उसे पूरी तरीके से डेडिकेटेड वे में फॉलो कर लिया तो जरूर आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है। उसके अलावा यहाँ पे PYQs को आपको सॉल्व करना है, उसके पैटर्न को समझना है, क्योंकि अगर आपको किसी भी एग्जाम को प्रिडिक्ट करना है ना, तो सबसे पहले उसके PYQ उठाकर देख लो, क्या पैटर्न रहा है, क्या उनका हमेशा का पूछने का तरीका रहा है, क्वेश्चन की अप्रोच क्या रही है, उससे आपको एकदम क्लैरिटी मिल जाएगी। तो PYQs करे बिना मत जाना, उसको सबसे पहले सॉल्व कर लेना। एटलीस्ट 3 से 4 साल के PYQs तो आपको सॉल्व करके जाने। 2022 से लगाकर 2025 तक के भी कर लोगे, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। उसके बाद फिर हमें यहाँ पर डेली 3 to 4 आवर्स देने हैं लीगल रीजनिंग को। अगेन आई एम टेलिंग यू, लीगल रीजनिंग का बहुत बड़ा वेटेज है, 45% वेटेज लीगल रीजनिंग ही कवर करता है। तो आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से लीगल रीजनिंग करनी है, ठीक है। नेक्स्ट आपका रिवीजन मैंने बताया, रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड टेस्ट है और मेमोराइज आप तब कर पाते हो जब आप मल्टीपल टाइम्स किसी चीज को पढ़ लेते हो, ठीक है। यानी कि आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है, उसको बार बार रिवाइज करना है, फैक्ट्स को याद करना है, ठीक है। रीजनिंग नहीं पूछी जाती है यहाँ पर, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं 1 लाइनर में। उसके बाद अगर हम बात करें कि लॉ ऑफ मतलब
लीगल रीजनिंग के अंदर आपको क्या क्या चीजें कवर करनी है, तो लॉ ऑफ टॉर्ट्स हो गया, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हो गया, क्रिमिनल लॉ हो गया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, इंटरनेशनल लॉ हो गया, यहां से सवाल आते हैं घुमा फिरा के। और उसके बाद आपको फुल रिवीजन करना है। रिवीजन साइक्लिक भी होना चाहिए और फुल रिवीजन भी होना चाहिए। साइक्लिक रिवीजन का मतलब है कि हर हफ्ते में आप एक बार रिवीजन करोगे, ठीक है। तो ऐसे 3-4 हफ्ते में आप 3-4 बार रिवीजन कर चुके होगे। 3-4 बार अगर आप रिवाइज करके जाओगे, आपको बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी, मेमोराइज हो जाएंगी। उसके बाद आपको हर वीक में एक मॉक टेस्ट लगाना है, तो आप मिनिमम 7 से 8 मॉक टेस्ट लगाकर जाओगे, ठीक है। अगर आपने ये मॉक टेस्ट लगा लिए, आप मान सकते हो अगर वीक में एक भी लगाया तो आप शायद 4 से 5 मॉक लगा लोगे। और अगर आपने लास्ट में 2-3 मॉक एक्स्ट्रा लगा लिए तो 7-8 मॉक इज मोर देन सफिशिएंट। इतने मॉक्स तो आप एटलीस्ट करके जाना ही जाना, उससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। फिर अगर हम बात करें यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, क्योंकि ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, यहाँ से काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको पढ़ना क्या है, सबसे पहले तो प्रीएम्बल से डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं। फंडामेंटल राइट वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। सिटीजनशिप से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं PYQs में। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये आपको कवर करना है। फंडामेंटल ड्यूटीज, इमरजेंसी प्रोविजन, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन और इंपॉर्टेंट जो अमेंडमेंट्स हैं उन्हें आपको कवर करके जाना है, ठीक है। और ये जो अमेंडमेंट मैंने 3 लिखी है, ये सिर्फ मैंने एग्जाम्पल के बेसिस पर लिखी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये 3 अमेंडमेंट ही आएंगी। इसके अलावा 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से क्वेश्चन आया है, 42nd से आया है, 44 से आया है, कई सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पूछे गए हैं। तो आपको इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के वीडियोस देख लेना, यूट्यूब पर पड़े हुए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। मैंने लैंडमार्क जजमेंट्स के ऊपर, इंपॉर्टेंट लीगल टर्म्स के ऊपर, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स के ऊपर, सबके ऊपर मैंने 1 शॉट वीडियोस ऑलरेडी बना रखी हैं, आपको बस जाके उसे देखना है। उसके अलावा यहाँ पर पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर को एक बार जरूर समझ के जाना, प्रेसिडेंट के पास क्या पावर होती है, आपको ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट को बहुत अच्छे से कवर करना है। इनफैक्ट इलेक्शन से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, तो इलेक्शन कमीशन का क्या रोल होता है, कब इलेक्शन करवाए जाते हैं, इलेक्शन में अगर कोई डिस्प्यूट हो जाएगा तो वो कौन से कोर्ट में जाएगा, ठीक है, किसका जुरिस्डिक्शन होगा, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको फैक्ट पे बहुत ज्यादा कमांड बनानी है। दिस इज द ब्रूटल ट्रुथ जो आपको समझना पड़ेगा। आपको यहाँ पर रीजनिंग सिर्फ नाम लिखा हुआ है, बट रीजनिंग से एक्चुअल में क्वेश्चन आते नहीं है, आपको सिर्फ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर यहाँ पे कुछ टॉपिक्स मैंने लिखे हैं, जैसे हेबियस कॉर्पस, मैंडमस, सर्चुररी, क्यू वारंटो, है ना, प्रोहिबिशन, ये जो रिट्स है, टाइप्स ऑफ रिट्स, यहाँ से क्वेश्चंस आए हैं। आर्टिकल 14, 15, 17, 19, 21, 22, 25 एंड 32, इनसे मल्टीपल क्वेश्चंस आए हैं। डीपीएसपी वर्सेस फंडामेंटल राइट के बीच का जो डिफरेंस है, उसके ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, मिनर्वा मिल्स का केस, वो आपको पढ़ना है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से भी क्वेश्चंस आए हैं। तो ये सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो बार बार पूछे गए हैं मल्टीपल टाइम्स। और यहाँ पर मैंने 8 डे की स्ट्रैटेजी लिखी है कि आपको 8 दिन में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट कर देना है। अब इन 8 दिन में आप सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ रहे होगे, साथ साथ में आप जीके भी पढ़ रहे होगे, क्योंकि जीके भी आपका सब्जेक्ट है। लॉजिकल रीजनिंग भी पढ़ रहे होगे, क्योंकि वो भी आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको 8 दिन दिए हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आराम से आप कवर कर सकते हो। और जो भी आप टॉपिक पढ़ो उसके साथ आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करनी है। जैसे आपने प्रीएम्बल और फंडामेंटल राइट्स पढ़े, तो अब आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। ये आपको करके चलना है। नेक्स्ट, फिर हम आते हैं लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स पे। तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपको इसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पता होने चाहिए, और यहाँ पर मैंने कुछ की कॉन्सेप्ट्स लिखे हुए हैं, इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से पढ़कर जाना, ठीक है। जैसे कि ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, फ्री कंसेंट, वॉइड वर्सेस वॉइडेबल अग्रीमेंट के बीच का डिफरेंस, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, डैमेजेस कितने मिलते हैं, कॉजी कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होता है, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन क्या है, और वेजरिंग अग्रीमेंट्स क्या है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लॉ ऑफ टॉर्ट्स के ऊपर आए, तो लॉ ऑफ टॉर्ट्स में आपको नेग्लिजेंस बहुत अच्छे से कवर करना है। इसके केस लॉज आपको पता होने चाहिए, डोनेगी वर्सेस स्टीवेंसन का लैंडमार्क केस है, रेसिप्सा लॉकेटर क्या है, ठीक है, ये सारी चीजें। उसके अलावा डेफोमेशन के अंदर लिबल, स्लैंडर पता होना चाहिए, और डेफोमेशन के क्या क्या डिफेंसेस मिलते हैं ये थोड़ा सा पढ़ लेना। साथ ही साथ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के ऊपर भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लायबिलिटी वो आपको पढ़ के जाना है, वाइकेरियस लायबिलिटी पढ़ के जाना है, और ये जो जनरल डिफेंसेस का जो टॉपिक है लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंदर, वो आपको कवर करके जाना है कि कब कब आपको टॉर्शियस लायबिलिटी से डिफेंस मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें क्रिमिनल लॉ की, तो क्रिमिनल लॉ में आपको ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं आईपीसी से। आईपीसी यानी कि अब बीएनएस हो चुका है, तो आपको एक्टस रियस, मेंस रिया, इन दोनों के बारे में पढ़ना है। स्टेजेस ऑफ क्राइम, मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड, थेफ्ट, चीटिंग, रेप, और जनरल एक्सेप्शंस, जहां पर
आपकी क्रिमिनल लाइबिलिटी खत्म हो जाती है। ठीक है, तो ये आपको बीएनएस से पढ़ना है। और बीएनएसएस जो है हमारा सीआरपीसी जो बीएनएसएस बन चुका है, उसमें आपको एफआईआर क्या होता है ये पढ़ना है। ठीक है, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, देखो यहाँ पर 154 जो सेक्शन लिखा है ये सीआरपीसी का लिखा है, लेकिन आपको बीएनएसएस का भी पता होना चाहिए, सीआरपीसी के साथ साथ बीएनएस का भी सेक्शन पता होना चाहिए। ठीक है, कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होते हैं, बेल क्या होती है, चार्जशीट क्या है, ट्रायल के कितने टाइप्स होते हैं, वारंट ट्रायल, समरी ट्रायल एंड समन ट्रायल। ठीक है, उसके अलावा एक्विटल वर्सेस डिस्चार्ज के बीच का क्या डिफरेंस है। ठीक है, और उसके अलावा आपको एक और चीज कवर करनी है, आईपीसी और बीएनएस में क्या डिफरेंस है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो बीएनएस में अभी नई इंट्रोड्यूस की गई हैं जो आईपीसी में नहीं थी। तो की डिफरेंस आपको कवर करके जाना है, वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। फिर अगर हम बात करें इंटरनेशनल लॉ की, तो आपको यहाँ पर इंटरनेशनल कन्वेंशंस के बारे में पता होना चाहिए, जो इंपॉर्टेंट ट्रिटीज हैं, जैसे वियना कन्वेंशन हो गया, जेनेवा कन्वेंशन हो गया। ठीक है, उसके अलावा इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि यूनाइटेड नेशन, और उसके जो कोर ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन के अंदर भी, जैसे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इनके बारे में आपको अच्छे से पढ़ के जाना है कि इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इनका एक्चुअल काम क्या होता है, आईसीजे का क्या काम है। ठीक है, और उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन वहां से पूछे जाएंगे। आईसीजे का हेडक्वार्टर तो पूछा भी गया था पीवाईक्यू में। ठीक है, आईसीसी क्या है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, उसका हेडक्वार्टर क्या है। यानी कि आपको फैक्चुअल अपनी नॉलेज पर ज्यादा कमांड करनी है। देन उसके अलावा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, सोर्सेस क्या है इंटरनेशनल लॉ के, कहां से इंटरनेशनल लॉ डेवलप हुआ, ये आप पढ़ के जाएंगे। ट्रिटीज जो इंपॉर्टेंट हैं वो ट्रिटीज आपको पढ़नी है। ठीक है, और वियना कन्वेंशन, पैक्टा सन्ट सर्वेंडा का प्रिंसिपल, ठीक है, रैटिफिकेशन का प्रिंसिपल, जस्ट कोजिन का प्रिंसिपल, ये सारी चीजें आपको कवर करनी है क्योंकि यहां से क्वेश्चंस मल्टीपल टाइम्स आए हैं। ठीक है, आईसीजे को तो बहुत अच्छे से आपको कवर करके जाना है क्योंकि आईसीजे से काफी बार क्वेश्चन आया है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से। ठीक है, तो यहां तक आपको इंटरनेशनल लॉ करना है। इसके बाहर चीजें नहीं पूछी जाती हैं, अगर पूछी भी जाएंगी तो वो करंट अफेयर से रिलेट करके पूछी जाएंगी। तो आपको बेसिकली अपना जो लीगल का पार्ट है वो स्टैटिक में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है क्योंकि फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। उसके अलावा अगर आपको बहुत ही अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है, सारे क्लासेस अटेंड करने हैं, तो आपके लिए हमने एक बैच लॉन्च किया है जिसका नाम है सफलता बैच फॉर 3 ईयर PU LLB स्टूडेंट्स। इस बैच के अंदर आपको सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जाएंगे, तो आपको सारे कॉन्सेप्ट्स के यहाँ पर क्लासेस दिखेंगी। साथ ही साथ आपको यहाँ पर रोज प्रैक्टिस करवाई जाएगी। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपकी बहुत बार प्रैक्टिस हो चुकी होगी और जो एग्जाम रेलेवेंट क्वेश्चन है वो आपके करवाए जाएंगे। तो वहां से आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी मिल जाएगी, साथ साथ में रिवीजन भी हो जाएगा और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी हो जाएगी। और बहुत ही नॉमिनल से प्राइस पर आपको ये बैच मिल रहा है 3498 का, जो कि 27% के ऑफ पर है। और इसमें भी अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो आप इस कोड को यूज कर सकते हैं DP01। ठीक है, ये कोड जैसे आप यूज करेंगे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। इन केस अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम फिर भी आती है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हो 8448980247 पर। ठीक है, और इसमें इनरोल कैसे करना है वो भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ। आपको सिर्फ और सिर्फ जाना है करियर्स अड्डा के ऑफिशियल वेबसाइट पर और यहाँ पर सर्च करना है करियर्स अड्डा। जैसे ही पहली वेबसाइट ओपन होगी आप इसको ओपन कर लेना, ऑल कोर्सेज पे जाना, लॉ एंट्रेंस क्लिक करना और यहाँ पर आपको दिख जाएगा PU LLB। ठीक है, इसको आप जैसे ही क्लिक करोगे तो ये रहा आपका 3 ईयर LLB का बैच। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे ना, यहाँ पर मोर ऑफर्स का ऑप्शन आएगा और यहाँ पर आएगा एंटर कूपन कोड का ऑप्शन। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप यहाँ पर ये कोड अप्लाई कर देना। जैसे आप ये कोड अप्लाई करेंगे वैसे ही आपको यहाँ पर 30% का ऑफ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपको बैच है वो 3355 में मिल जाएगा। आप इसमें जाके इनरोल कर सकते हैं अगर आपको डेडिकेटेड वे में तैयारी करनी है और अपने सिलेक्शन को सिक्योर करना है तो। ठीक है, इन केस अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे पर्सनली भी कनेक्ट कर सकते हैं मेरी मेल आईडी पर। मेरी मेल आईडी है diksha.kumari@247.com। मैं यहाँ पर मेंशन भी कर देती हूँ ताकि आपको इन केस अगर मुझसे कनेक्ट करना भी है तो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। diksha.kumari@247.com। दिस इज माई ऑफिशियल मेल आईडी। इस मेल आईडी पर आप मुझे मेल ड्रॉप कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जल्दी से जाकर लाइक शेयर भी कर देना और कमेंट करके बताना कि आपको और कौन कौन से टॉपिक्स पर इंटरेस्टिंग वीडियोस चाहिए। मैं उन पर भी वीडियोस बनाने की पूरी कोशिश करूंगी। एंड विद दैट
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।